नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 30वीं क्लास है और रोज की तरह हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों ने कुछ मेरे से क्वेश्चन की पूछे हैं, कुछ विद्यार्थियों ने मुझे सुझाव दिए हैं। तो उस सुझावों का मैं जो खंडन है, उनका जो आंसर्स है वो मैं इस क्लास में देना पसंद करूंगा सबके सामने। तो एक विद्यार्थी जो रेगुलर हमारी क्लास ले रहा है बच्चा, उसने बहुत ही अच्छा हमें सुझाव दिया है। और उस बच्चे का कहना है कि सर आप हमें डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन लिखाओ। डायरेक्ट आप वन लाइन क्वेश्चन, जैसे गेहूं का वानस्पतिक के नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, उसके बारे में पूरा समझाओ मत। तो देखो बच्चों, मैं वो काम भी कर सकता हूँ, वन लाइन क्वेश्चन भी मैं लिखा सकता हूं। उस बच्चे ने इसलिए कहा ताकि हम मैक्सिमम सिलेबस पढ़ सके, मैक्सिमम सिलेबस पढ़ सके। देखो बच्चा, मैक्सिमम सिलेबस को पढ़ना और मैक्सिमम सिलेबस को समझना दोनों में फर्क है। आप चाह रहे हैं कि मैं आपको वन लाइन क्वेश्चन का आंसर लिखवा दूं, तो लिखवाने से अच्छा है कि मैं आपको नोट्स की फोटो खींच के भेज दूंगा। भाई, लिखवाने से तो अच्छा है कि मैं आपको फोटो खींच के ही भेज दूंगा, तो उसमें मेरे काम भी बचेगा। मैं रात भर या 3-3 बजे 2-2 बजे मच्छरों के बीच में, गांव के इतने गर्मी के बीच में मैं क्लास क्यों लूंगा आपकी, बताओ। ये लेने का मतलब मुझे क्या मिल रहा है? आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, एक बच्चे ने पैसा जमा नहीं कराया और मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, हम लोग पैसा ले भी नहीं रहे। तो भाई, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं जब मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा, फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूं? उसके पीछे एक कारण है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ही चाहिए, प्रश्न ही चाहिए, तो आपको मैं नोट्सों की फोटो खींच के भेज सकता हूं, आप पढ़ लेना उसको स्वयं। लेकिन आप केवल और केवल पढ़ सकते हो, उनको समझ नहीं सकते आप, और बिना समझे बहुत बड़ी आप लापरवाही कर जाओगे, जो आपके लिए कॉलेज में बहुत बुरा साबित होगी। दूसरी बात, अगर मैं आपको क्वेश्चनों की फोटो खींच के भेजता हूं, तो और कोचिंगों में और हमारी कोचिंगों में फर्क क्या रह जाएगा? एक कारण ये भी है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, वो तो उन प्रश्नों के आंसरों को इजी वे में समझ लेंगे। लेकिन जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, हमारी कई स्कूल ऐसे हैं राजस्थान के, पूरी राजस्थान के जिले में, जिसमें जयपुर का ये बस्सीवाला क्षेत्र, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं, इनमें कई स्कूलें तो ऐसी है जहां पे सिलेबस तक पूरा नहीं हुआ, 12वीं का टीचर तक नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो एक में भी नहीं है। कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पे 12वीं की एग्जाम दूसरी बार लग रही है। उन बच्चों को समझ में कैसे आएगा? बहुत स्कूलें हैं, आपके जितने भी ब्लॉक लेवल की स्कूलें हैं, चाहे वो हिंडौन हो, चाहे करौली जिला में सेकेंडरी स्कूल हो, ठीक है, इसके अलावा आपके दौसा जिले में हो, कालाखो में, सिकराय में, ठीक है, इधर से आपके अलवर में हो, रैनी में, तो बहुत सारी ऐसी जगह है। और लालसोट में गवर्नमेंट स्कूल डीडवाना में पहले से है, तो डीडवाना के बच्चे तो एडवांस है, लेकिन लालसोट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके बच्चे, और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पे एग्रीकल्चर की प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, उन बच्चों का बेस क्लियर है। तो उन बच्चों के लिए तो कम से कम मुझे सोचना पड़ेगा। वो कमजोर है तभी तो बोल नहीं रहे, अगर इंटेलिजेंट होते तो बोलते नहीं क्या? तो उन बच्चों के भी हमें ध्यान में रखना है और उन बच्चों के हिसाब से भी पढ़ाना है। देखो, सभी को समझ में आए। दूसरी बात, आपके ही तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप जेड तो पास कर लोगे किसी भी तरीके से, कैसे भी आपने प्रश्नों को रट लिया, आप बोर्ड के पे गए, कैसे भी करके आप जेड तो पास कर लोगे। लेकिन जेड पास करने के बाद आपसे कॉलेज पास नहीं होगी किसी भी सूरत में। आप किसी भी कंडीशन में कॉलेज में पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों, कॉलेज में चलता है सेमेस्टर सिस्टम, मतलब हर 6 महीने में एग्जाम लगती है, हर 6 महीने में एग्जाम लगती है, और हर 6 महीने में सिलेबस चेंज, ठीक है। एक साल में 2 बार परीक्षाएं लगती है, मतलब 2 बार सिलेबस चेंज होता है। तो 6-6 महीने में आप पहले सेमेस्टर आप दोगे, पहले सेमेस्टर की एग्जाम लगेगी नवंबर दिसंबर में, जिसका रिजल्ट आएगा अप्रैल मई में। उसका जो रिजल्ट है कब आएगा? अप्रैल और मई में उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप रिजल्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, और सीधी सी बात आप होगे, क्यों? आपका बेस क्लियर नहीं है, ये तय है बिल्कुल। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर मिल गई तब भी आपका फेल होना तय है, आपका बेस ही क्लियर नहीं है।
कॉलेज वाले तो कॉलेज में आगे पढ़ाई पढ़ाएंगे, वो आपको 12वीं का लेवल क्यों पढ़ाएंगे? वो नहीं पढ़ाएंगे 12वीं का लेवल, वो कॉलेज का लेवल पढ़ाएंगे। आपके समझ में नहीं आ रहा, बैठे रहो, किससे कहोगे? तो वो नुकसान सारा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, रिजल्ट जो आता है अप्रैल मई में आता है, उन दिनों जेट के फॉर्म की डेट भी निकल जाती है, और रिजल्ट में अगर आप मैक्सिमम सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको विश्वविद्यालय से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा कि आपको यहां से आपकी टीसी काट दी है, आप अगले साल जेट की परीक्षा देके पुनः दोबारा प्रयास करें और दोबारा एडमिशन लें। आप दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते, क्यों? आपकी जेट की फॉर्म की डेट भी निकल गई। अब एक साल तो आपका वो खराब हो गया, फिर आप एक साल तैयारी करो दोबारा से, 2 साल खराब हो गए ना आपके। तो इससे बेस्ट है कि आपको जो मिल रहा है आप उसी में पढ़ाई करो, जो आपको शेड्यूल जो तय हो रहा है उसी में आप पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं मेरा बेस्ट देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना आएगी, हम उसी के हिसाब से मॉडल तैयार करेंगे, परफॉर्मा तैयार करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे, उसी के तरीके से आपको पढ़ाएंगे। हम भी ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और आप भी ये चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो। तो अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेटर एक्सपीरियंस है आपसे ज्यादा। आप जेट की परीक्षा पहली बार दे रहे हैं, हम खुद भी दे चुके और बच्चों को दिलवाते हुए भी 4-5 साल हो गई, तो हमें इस चीज का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। तो आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ बने रहिए। एक बच्चे का प्रश्न था कि सर आप लाल मार्कर यूज में नहीं लें, तो मैं समझ गया उसका मतलब क्या है कि जो रेड मार्कर है इस लाल मार्कर में शाइन नहीं है। दूसरी बात, स्टेशनरी दुकानें बंद हैं अभी, स्टेशनरी की दुकानें अभी बंद है, तो जब स्टेशनरी की दुकानें बंद है तो इसकी इंक कहां से मिलेगी? इंक नहीं है, इसलिए लिखता भी नहीं है। तो इस बार मैं इसका यूज केवल विशेष परिस्थितियों में लूंगा, जो केवल समझाने के लिए काम में आता हूं, अंडरलाइन मार्किंग करने में। बाकी लिखने के लिए मैं ब्लैक मार्कर का ही यूज लूंगा, ठीक है। तो ये हम आपकी बात को सहमत हैं और इस पे हमने विचार किया और हमने चेंज कर दिया। दूसरी बात, बीएचयू की क्लास अभी नहीं लग रही, तो बीएचयू की क्लास भी आपकी जो है कल लग जाएगी। बीएचयू के लिए आप बिल्कुल कतई चिंता न करें। बायोलॉजी की क्लास है, हम बायोलॉजी वाले सर से लगातार संपर्क बना रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बायोलॉजी की कक्षा भी शीघ्र से शीघ्र लगे। तो बायोलॉजी की कक्षा का भी समाधान हम कर रहे हैं। केमिस्ट्री की कक्षाएं रेगुलर लग रही हैं आपकी, एग्रीकल्चर की रेगुलर लग रही हैं, और आज से मैं थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ी स्पीड को मैं मैनेज करूंगा, तो आप थोड़ा सा स्पीड को आप भी मैनेज करना, क्योंकि अब देखो अपन स्लो स्पीड पे चलेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, अपन को थोड़ा सा तो एडवांस चलना पड़ेगा। तो हम अब 1 महीना होने को है, अब जाकर के हम पहली स्टेप काम में लेंगे, कंपटीशन की फर्स्ट स्टेप को हम अब यूज में लेंगे। 1 महीने तक हमने आराम से पढ़ा, आपने मुझे समझा, आप मेरी लैंग्वेज से सहमत हुए, आपके समझ में आ रहा है। अब मैं पहली स्टेप काम में लूंगा, तब अब अगर मैं थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करता हूं तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। दूसरी बात, आज 28 अप्रैल, इस वीडियो को आप 29 अप्रैल को देख रहे होंगे, तो 28 अप्रैल हमारी कोचिंग के लिए यादगार दिन है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 2019 अर्थात पिछले वर्ष 28 अप्रैल 2019 को हमने एग्रीकल्चर का सेकंड सेमिनार करवाया था। सेकंड एग्रीकल्चर सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया था हमने, और उसकी प्रूफ के लिए आपको कुछ प्रोग्राम की वीडियो भी डाली हुई है, तो उस यादगार पल की वीडियो को भी देखें आप। तो जैसे आधी वीडियो खत्म हो जाएगी तब जाके वो सेकंड सेमिनार का प्रोग्राम शुरू होता है। तो आज मैं क्लास ले रहा हूं, 10 बज गए, इस समय तो हमारा प्रोग्राम 10 बजे रात को 28 अप्रैल 2019 को हमारे बच्चे भोजन कर रहे थे। प्रोग्राम हमारा शाम को 7 बजे स्टार्ट हुआ था और 10 बजे बच्चे भोजन कर रहे थे। तो आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है सेमिनार की, 1 साल हो गया आज। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी, और हमें भी शुभकामनाएं कि हमने सकुशल 1 साल पूरा किया है। और हमारा प्रयास था कि आज ही के दिन हम 3rd सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं, लेकिन कारणवश आपके सामने परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना के चक्कर में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही हमें प्रयास करेंगे, जैसे हमें समय मिलेगा, हम फिर आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ उपस्थित होंगे, एक नए प्लानिंग के साथ उपस्थित होंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें अच्छा पसंद करें, और आप लोग जिस प्रकार से हमारी क्लासों को देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था वीड अर्थात खरपतवार।
हम खरपतवार के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो खरपतवार से होने वाली हानियां और उनकी विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार का वर्गीकरण। खरपतवार का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। वीड्स का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है और वीड जो होता है किस प्रकार से अटैक करता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे आज। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ वीड या खरपतवार का वर्गीकरण। हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। खरपतवारों, आप भी इसको बताते जाएं, खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में लिख लें, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। ये क्या चीज है, इसको समझो। खरपतवारों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, खरपतवारों को उनकी विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। तो खरपतवारों को मुख्यतः मोटे तौर पे 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो है कि खरपतवारों को जो है सबसे पहला इसका है वो है जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? पहला है जीवन चक्र के आधार पर। खरपतवारों को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? सबसे पहला जीवन चक्र के आधार पर। पहला कौन सा है बच्चों? इसका जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है। जीवन चक्र के आधार पर भी जो पौधे का जो जीवन चक्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा? 1 वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय और तीसरा बहुवर्षीय। वे खरपतवार जो अपने जीवन चक्र 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण करते हैं, और वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 3 वर्षों में या 2 वर्ष से अधिक में पूरा करते हैं। 2 वर्ष से अधिक में पूरा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा 1 वर्षीय खरपतवार। पहला कौन सा है? इसको जो जीवन चक्र के आधार पर पुनः, जीवन चक्र के आधार पर पुनः इसको कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसको वापस से बांटा गया है, ठीक है। तो पहला कौन सा है इसका? पहला देखिए आप 1 वर्षीय। पहला कौन सा है बच्चों? पहला है 1 वर्षीय, ठीक है, या 1 ईयर। पहला कौन सा है? 1 वर्षीय। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? 1 वर्षीय, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस 1 वर्षीय को वापस पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इस 1 वर्षीय को वापस पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो है इसका एक भाग जो ए भाग होगा वो होगा कौन सा? खरीफ का। पहला कौन सा? खरीफ। और दूसरा रबी। दूसरा कौन सा होगा? रबी। देखिए, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है। कौन कौन से? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है। अब 1 वर्षीय को वापस से 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ और रबी। 1 वर्ष में 2 सीजन आते हैं ना, खरीफ और रबी। कि खरीफ में खरपतवार कौन सी है, रबी कौन से है? तो खरीफ में सभी जो घासें उगती हैं सब खरीफ में उगती हैं। आप जंगली चौलाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जंगली चौलाई
ये भी खरीफ में उगती है, एक एग्जांपल बहुत है। और रबी के अंदर बथुआ जो फेमस है, रबी में बथुआ होता है ना, एक वो 6 महीने में होता है, 1 वर्षीय है। तो रबी में कौन सा होगा बच्चों? बथुआ। रबी में कौन सा आएगा? बथुआ। ये आपकी 12वीं की बुक में है, आप 12वीं की बुक की हेल्प भी ले सकते हो, यहाँ पे 12th की बुक की भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो खरीफ में है, तो खरीफ में कई प्रकार के खरपतवार हैं, जिसमें पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, ठीक है, और आपके लटजीरा है ना। और रबी के अंदर खरपतवार है, उसमें कृष्ण नील, गुल्ली डंडा, बथुआ, ठीक है, ये रबी के खरपतवार है। नेक्स्ट द्विवर्षीय जो खरपतवार है उनमें आप लिखो जंगली गाजर, जंगली गोभी। द्विवर्षीय खरपतवार ऊपर बनाते हैं हम यहाँ, ये 1 वर्षीय हो गया है ना, 1 वर्षीय। यहां पे द्विवर्षीय, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे? द्विवर्षीय में जंगली गाजर और जंगली गोभी, जंगली गाजर व जंगली गोभी, ये दोनों खरपतवार द्विवर्षीय बनाते हैं, जंगली गाजर और जंगली गोभी। नेक्स्ट अब आता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय में बहुत सारी खरपतवार है, जिसमें आपके दूब घास, अमरबेल, ठीक है, हिरणखुरी, जड़बेरी, कांस, बहुत सारे हैं। लास्ट जो है तीसरा इसका वो है बहुवर्षीय। तीसरा कौन सा है? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय, इसमें जो बहुवर्षीय जैसे आपका हिरणखुरी, हिरणखुरी, नेक्स्ट पत्थर चट्टा, अमरबेल, लटजीरा, ऐसे, और दूब घास। दूब घास कौन सा? दूब घास। देखिए खरपतवारों को जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जिनका जीवन चक्र कितने समय में पूरा हो? 1 वर्ष में। कितने समय में पूरा हो जीवन चक्र? 1 वर्ष में। क्लियर? द्विवर्षीय वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कितने समय में पूरे कर रहे हो? 2 वर्षों में। कितने समय में बच्चों? 2 वर्षों में पूरा कर रहे हो, उसे हम द्विवर्षीय कहेंगे। और बहुवर्षीय जो खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा कर रहे हो, उसे हम कहेंगे कौन से खरपतवार? बहुवर्षीय खरपतवार। दोबारा समझिए, खरपतवारों को जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय को वापस से 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि 1 वर्ष में 2 सेशन होते हैं, रबी और खरीफ। हालांकि जायद का भी होता है, लेकिन जायद में खरपतवार का इतना प्रकोप नहीं रहता, इसलिए जायद के अंदर भी रबी के जो खरपतवार है वो जायद तक गति करते हैं। तो 2 प्रकार के खरपतवारों को क्लासिफाई किया गया है, रबी और खरीफ। जो खरीफ खरपतवार है उनमें आप जंगली चौले लिख सकते हो, एकदम बहुत बेस्ट है। और रबी के खरपतवारों में बथुआ। इनके साथ जो खरपतवार उगते हैं, जो आप देखना सरसों, गेहूं, ठीक है, इनके साथ जो खरपतवार उगेंगे वो उगेंगे रबी में। और आपके बाजरा, ज्वार, मक्का, उनके साथ जो खरपतवार उग रहे हैं वो उगेंगे खरीफ में। आगे समझ में? मतलब जिस फसल के साथ जो खरपतवार उग रहे हैं वो उसी ही सेशन में माने जाएंगे। खरीफ के सेशन में कौन सी फसल उगती है? खरीफ में ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, जो चावल बोलते हैं, तिल। तो इनमें जो खरपतवार उगेंगे वो किस में आएंगे? वो खरीफ में आएंगे। किस में आएंगे? खरीफ में आएंगे। और रबी की खरपतवार जो रबी की फसल में उगते हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, ठीक है, ये जो खरपतवार है, ये जो फसलें हैं, इन फसलों में जो खरपतवार उगते हैं, इन फसलों के साथ में जो खरपतवार उगते हैं, उन खरपतवारों को किस में जोड़ा गया है? रबी के अंदर। जैसे बथुआ, बथुआ उगता है ना रबी के अंदर, सरसों में उगता है, बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, गेहूं में उगता है। तो ये जो खरपतवार है ये 1 वर्षीय है। नेक्स्ट द्विवर्षीय, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष से तो कम नहीं करते और 2 वर्ष से ज्यादा नहीं करते। 1 वर्ष से तो कम नहीं और 2 वर्ष से
ज्यादा नहीं, अर्थात 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। 2 वर्ष में क्या करते हैं वो, पहली वर्ष उनकी वृद्धि होती है, 1 साल तक वो अपनी जो वानस्पतिक वृद्धि जो होती है, फिजिकल जो ग्रोथ होती है, पहले उनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है पौधे की, उसके बाद अगले वर्ष उसमें फूल आते हैं, अगले वर्ष फूल आते हैं, बीज बनते हैं, फलियां बनती है, पकते हैं, तो उसमें 1 साल का सेशन निकल जाता है। तो इसलिए ये द्विवर्षीय खरपतवार है, जैसे जंगली गाजर और जंगली गोभी। ठीक, नेक्स्ट, 2 वर्ष से अधिक जो खरपतवार अपना जीवन चक्र रखते हैं, कितने वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक अगर किसी खरपतवार का जीवन चक्र है तो किसमें माना जाएगा वो माना जाएगा बहुवर्षीय खरपतवार में। किसमें माना जाएगा बच्चों, वो बहुवर्षीय खरपतवार में माना जाएगा। बहुवर्षीय वो खरपतवार है जो फसल के साथ भी उग सकते हैं और फसल के बिना भी उग सकते हैं। समझना इस चीज को, जो बहुवर्षीय खरपतवार है इनकी विशेषता क्या है कि ये जो खरपतवार है ये फसल के साथ भी उग सकते हैं और फसल के बाद भी उग सकते हैं, फसल के बिना भी उग सकते हैं। तो इन खरपतवारों को जिनका जीवन चक्र है ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, 2 से 2.5, 3, 4, 5 साल तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो उसमें है हिरणखुरी, पहला कौन सा है, हिरणखुरी, दूसरा पत्थर चट्टा, ठीक है, नेक्स्ट अमरबेल, लटजीरा और दूब घास। ये सारे खरपतवार हैं, मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, जंगलों में। कहां पाए जाते हैं, जंगलों में। खरपतवार को याद रखने की एक ट्रिक और है, वो ट्रिक क्या है, देखो, वे खरपतवार आपसे पूछा जाए कि ये 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, आप दिमाग में लगा के चलो, वे खरपतवार जो फसल के साथ उगते हैं, फसल के साथ उगते हैं, तो वो उसी ही मौसम के खरपतवार कहलाएंगे। जैसे जो रबी में उग रहे हैं, रबी के मौसम के खरपतवार कहलाएंगे, जो खरीफ में उग रहे हैं वो खरीफ के मौसम के खरपतवार कहलाएंगे, ठीक है। और वे खरपतवार जो फसल के अलावा उगते हैं, वे खरपतवार जो फसल के अलावा उगते हैं, तो वो बहुवर्षीय और द्विवर्षीय की श्रेणी में आते हैं। जिसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, जैसे नाम देखो, पहाड़ में क्या पाए जाते हैं, पत्थर, तो पत्थर चट्टा कई वर्षों तक उगा रहता है पहाड़ों में, तो पत्थर चट्टा कहां, बहुवर्षीय में। हिरणखुरी बहुवर्षीय में, लटजीरा बहुवर्षीय में, दूब घास कई सालों तक घास उगती है तो बहुवर्षीय में, अमरबेल भी बहुवर्षीय में आती है। तो जीवन चक्र के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था, हमने उसके बारे में पढ़ लिया, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है। आपकी 12th की बुक में भी है, आप इसको वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसका मैं जब दोबारा हम इसका रिवीजन करेंगे तो इसका मैं आपको चार्ट बना के समझाऊंगा, इसका चार्ट। आप इसको चार्ट तरह बना सकते हो, जैसे चार्ट बनता है वैसे। एक तरफ एक जीवन चक्र के आधार पर लिख लिया यहाँ, उसके बाद देखो मैं आपको बना के सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका चार्ट बनेगा, उसी प्रकार से आप इसको बनाएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपके लिए। चार्ट बना के समझो, जल्दी समझ में आएगा। पहला कौन सा है, खरपतवार में बनेगा सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर। पहला कौन सा है, जीवन चक्र के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर, ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। अब जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को कितने भागों में बांटा गया है, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से आप बनाओ चार्ट, ऐसा बनेगा आपका। सबसे पहला जो बनेगा वो कौन सा होगा, 1 वर्षीय। पहला कौन सा होगा बच्चों, 1 वर्षीय, ठीक है। दूसरा द्विवर्षीय, दूसरा कौन सा होगा, द्विवर्षीय। और तीसरा बहुवर्षीय, तीसरा कौन सा है, बहुवर्षीय। अगर समझ में, पहला 1 वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय, तीसरा बहुवर्षीय, ठीक है। 1 वर्षीय के वापस से इसको 2 भागों में बांटा गया, 1 वर्षीय को वापस से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला खरीफ और दूसरा है रबी। दूसरा कौन सा है, रबी, ठीक है। पहला खरीफ, दूसरा रबी। अब समझ में आ गया आपके, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। खरीफ में आपके जो है, जो आप लिख सकते हो जंगली चौलाई, ठीक है।
रवि, रवि के अंदर क्या लिखोगे आप एग्जाम्पल, रवि के अंदर एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, बथुआ, क्या लिखोगे बच्चों, बथुआ, ठीक है। द्विवर्षीय खरपतवार, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा कर रहे हो, 2 वर्ष में। जैसे कौन कौन से खरपतवार है, इसके 2 एग्जाम्पल है इसके भी, कौन कौन से, जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली गाजर और जंगली गोभी, जंगली गोभी, ये 2 एग्जाम्पल इसके, ठीक है। और बहुवर्षीय खरपतवार है, इसके तो आपको मैंने कई एग्जाम्पल लिखवा दिए, लटजीरा, अमरबेल, दूब घास, पत्थर चट्टा, ठीक है। ये सारे खरपतवार के जो एग्जाम्पल है लिख लो आप यहाँ पे, अमरबेल, पत्थर चट्टा, ठीक है, अमरबेल, पत्थर चट्टा और दूब घास, ठीक। इस प्रकार से एग्जाम्पल, तो इस प्रकार से आपको चार्ट बना के याद करना है, बहुत ही अच्छा आपके समझ में आएगा। अब आगे समझ में, जीवन चक्र के आधार कितने भागों में बांटा गया इसको, खरपतवार को पहला पॉइंट है लाइफ, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर लाइफ साइकिल, देन सेकंड 2 ईयर लाइफ साइकिल एंड द थर्ड इज मल्टीपर्पज ईयर, सॉरी मोर देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर, या बहुवर्षीय है इसको कह सकते हैं हम। तो 2 वर्षों से अधिक जो जीवन चक्र अपना चलाते हैं वो बहुवर्षीय मानते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ईयर जो होता है इसको, देन सेकंड क्लासिफिकेशन इज 2, जो 1 साल का है 1 ईयर वी आर क्लासिफाइड फर्दर 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज खरीफ, देन सेकंड रबी। पहला कौन सा है, खरीफ, दूसरा रबी। तो उसके एग्जांपल जंगली चौलाई, जंगली आपने देख लिया, रबी का बथुआ, द्विवर्षीय का जंगली गाजर, जंगली गोभी, और बहुवर्षीय का अमरबेल, पत्थर चट्टा, दूब घास, और भी एग्जांपल है इसके, वो भी आप पढ़ सकते हो, आपकी 12th की बुक में भी है। तो पहला हमारा कंप्लीट। अब दूसरा हमारा चल रहा है, वो दूसरा टॉपिक जो है वो है बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, दूसरा हमारा चलेगा बीज पत्र के आधार पर। तो एक बार आप लिख लें, जब तक हम हमारी इंक स्याही डाल लेते हैं, इंक में मार्कर में इंक डाल लेते हैं एक बार। बीज पत्र के आधार पर इसको उतार लीजिए, है ना, उसके बाद लिखिए आप इसमें आगे से दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, पहला जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा चलेगा बीज पत्र के आधार पर। इसमें लिखिए आप, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब वो भाग कौन कौन से हैं उसमें लिखो आप, बीज पत्र में कौन कौन से हैं। पहला है द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री, या ऐसे लिख लो, पहले एक बीजपत्री और बाद में द्विबीजपत्री। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एक बीजपत्री के आप एग्जांपल लिखना बच्चों, कि एक बीजपत्री का एग्जांपल क्या है। ये जो एक बीजपत्री है, इसके आप एग्जांपल लिखना पहले। तो एग्जांपल है एक बीजपत्री का मोथा, जी मोथा, दूब घास, दूब घास ही बच्चों एक बीजपत्री है, मोथा, दूब घास, ठीक है। नेक्स्ट, कांस, और कौन सा है, कांस, कांस भी एक बीजपत्री ही है, मोथा, दूब घास और कांस। कांस भी बच्चों क्या है, एक बीजपत्री है, ठीक है। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री में आप एग्जांपल लिखो। तो द्विबीजपत्री एग्जांपल क्या आएंगे, द्विबीजपत्री में लिखो आप एग्जांपल, बथुआ, सेंजी, मकोई, लटजीरा, ये आप लिख सकते हो। मैं यहां बना के समझाता हूं आपको एक बार। पहला हमारा हो गया जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सीड काउंट, बीज पत्र के आधार पर
कितने भागों में बांटा गया है इसको, वापस इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और दूसरा है द्विबीजपत्री। ठीक है, पहला कौन सा है बच्चों, पहला है एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री में मोथा, दूब घास, कांस आप लिख सकते हो एग्जांपल। जो एक बीजपत्री है ये पहला, ये दूसरा। एक बीजपत्री को कितने कौन कौन सा एग्जांपल है इसका आप लिखो एग्जांपल में, दूब घास, मोथा, कांस। ठीक है, और द्विबीजपत्री में बथुआ। द्विबीजपत्री के एग्जांपल में क्या लिखोगे आप, पहले तो बथुआ, सबसे पहला कौन सा है, बथुआ। बथुआ को लोग एक बीजपत्री बोलते हैं, लेकिन बथुआ क्या है बच्चों, द्विबीजपत्री है। इसमें लिख लो आप बथुआ। ठीक है, और आपके सेंजी, सत्यानाशी है ना, लटजीरा, बथुआ, सेंजी। ठीक, तो बीजपत्र का मतलब आप नहीं समझे। बीजपत्र का मतलब मैं समझाता हूं कि जो बीज है, बीज आपने देखा होगा चने का बीज और गेहूं का बीज, दोनों बीज देखे हैं। चने का बीज का जो ऊपर का कवच है उसको हटाओ, उसके बाद जो बीज है वो कितने भागों में बंटता है, दो भागों में, क्योंकि उसके बीज के दो पार्ट पहले से रहते हैं। उसका जो बीज भाग है वो दो भागों में बटा हुआ है, जिसको बोलते हैं डाइकोट। क्या बोलते हैं, डाइकोट, डाइकोटाइलिडन। तो वो है द्विबीजपत्री, और जिसमें एक बीजपत्र होता है उसको मोनोकोट बोलते हैं। तो मोनोकोट यानी जिसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते। जैसे आप देखना, जो हमारा चना है, चना आपके पास घर में रहता है, आराम से घर में आप देखो, आराम से चना मिल जाएगा आपको। ये चना है, ठीक। इस चने को अगर हम दो भागों में बांटेंगे कैसे बटेगा ये, इसके दो भाग आसानी से दो भाग हो जाएंगे बच्चों, इसके आसानी से दो भाग हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना। लेकिन जो गेहूं है, गेहूं को हम दो भागों में नहीं बांट सकते। क्यों, क्योंकि गेहूं का तो एक ही भाग है, तो गेहूं को हम दो भागों में नहीं बांट सकते। इसलिए गेहूं, बाजरा, मक्का ये सब एक बीजपत्री है। चावल, जौ सब एक बीजपत्री हैं, और वे बीज जिनको हम आसानी से दो बीजपत्रों में बांट सकते हैं, दो बीजपत्रों में बांट सकते हैं। जैसे सभी दालें, टोटल पल्सेस आर डाइकोट, सभी दालें डाइकोट है, चाहे कोई सी दाल हो, राजमा क्यों ना हो, सभी दालें डाइकोट है, मतलब द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री, खरपतवार में सेम यही होता है। खरपतवार वे खरपतवार जिनके बीजपत्र दो भागों में बटे रहते हैं उनको द्विबीजपत्री बोलते हैं, और वे खरपतवार जिनका बीजपत्र एक भाग में ही बटा रहता है, अर्थात उसको दो भागों में अलग अलग पार्ट में नहीं बांट सकते, वो पहले से ही एक भाग में है, एक भाग में रहेगा। अगर हमने उसको दो भागों में बांटा तो उसका भ्रूण टूट जाएगा, उसका भ्रूण टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक बीजपत्री। तो इसलिए एक बीजपत्री में दूब घास, मोथा, कांस एक बीजपत्री है, और द्विबीजपत्री में बथुआ और सेंजी ये द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया बीजपत्र के आधार पर। अब जो हम पढ़ेंगे वो बच्चों तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा हमारा, तीसरा है जो हम पढ़ेंगे वो है पत्ती की बनावट के आधार पर। किसके बनावट के आधार पर बच्चों, पत्ती की बनावट के आधार पर। अब पत्ती की बनावट के आधार पर आप जानते हो पत्ती दो प्रकार की होती है, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती। ठीक है, बीजपत्र हो गया कंप्लीट, उतार सकते हो आप इसको ऐसे कैसे, या इसकी फोटो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ेंगे वो देखो पत्तियों की बनावट के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, पत्तियों की बनावट के आधार पर। ठीक है, पत्तियों की बनावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पत्ती कितने प्रकार की होती है बताओ,
पत्ती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कैसी? सबसे पहली तो चौड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती, और दूसरी सकरी पत्ती। दूसरी कौन सी होगी बच्चों? सकरी पत्ती। चौड़ी पत्ती जो आप देखना, आपको मतलब जो चौड़ी मिली, जैसे मैं पत्ती बना के दिखा रहा हूं यहां, इस प्रकार की पत्ती। तो ये पत्तियां कौन सी हो गई? ये पत्तियां चौड़ी पत्ती हो गई। सकरी पत्ती कैसे? इस प्रकार की पत्तियां जो होती हैं वो आती है पत्तों सकरी पत्ती की श्रेणी में आती है। इस प्रकार की पत्तियां कई श्रेणी में आती हैं? सकरी पत्ती की श्रेणी में आती है। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा लो कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार कौन से हैं, सकरी पत्ती के कौन से हैं। चौड़ी पत्ती अर्थात बथुआ, सबसे पहले कौन सा है? बथुआ। क्लियर? अब एक एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो होता है, इसको नियंत्रण करने के लिए, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा काम में लेते हैं? चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है? तो उसका आंसर है 2,4-D। कौन सी दवा काम में ली जाती है? 2,4-D। तो 2,4-D जो दवा है ये चौड़ी पत्ती के लिए विशेष तौर से काम में ली जाती है। तो बथुआ जो है, बथुए की पत्तियां जो होती हैं बच्चों, वो होती है कैसी? बथुए की पत्तियां चौड़ी होती है। कैसे होती हैं? चौड़ी होती है। इसके अलावा सेंजी, ठीक है, सेंजी की पत्तियां भी कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। और जंगली चौलाई, बथुआ, सेंजी और जंगली चौलाई, इनके बारे में आपने पहले से सुन रखा होगा, इसलिए मैं वही एग्जांपल लिखवा रहा हूं। बथुआ, सेंजी व जंगली चौलाई। कौन सी चौलाई? जंगली चौलाई। बथुआ, सेंजी व जंगली चौलाई, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? चौड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सकरी पत्ती। तो सकरी पत्ती की तो आप भी जानते हो, सबसे पहले जो नाम आता है वो एक ही आता है। कौन सा आता है? दूब घास। जो घास होती है उसकी पत्ती सकरी होती है। दूसरी बात, कांस, कांस की पत्ती भी सकरी होती है। और मोथा, मोथे की पत्ती भी सकरी होती है। आपने देखा होगा दूब घास, किसकी पत्ती? दूब घास की, दूब घास सकरी पत्ती होती है। और कांस, जो कांस होता है इसकी पत्ती कैसी होती है? इसकी पत्ती भी सकरी होती है। तो इस प्रकार पत्तियों का विभाजन है 2 भागों में। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पत्तियों की बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पत्तियों की बनावट किसके आधार पर? देखो, बनावट है मेन चीज यहाँ। आप तो ये भी कहते हो सर कि पत्तियां तो मोटी पतली भी होती है मोटी पतली, उसी का सिस्टम है ये। पत्तियों की बनावट, बनावट में भी उन्होंने ली है मोटाई और पतली, ठीक है, सॉरी चौड़ी और सकरी। वे पत्तियां जो चौड़ी हैं, वे पत्तियां जो चौड़ी हैं उनको चौड़े भागों में रखा है। और वे पत्तियां जो सक्रिय हैं, जो सक्रिय अर्थात पैनी नोक, जिनकी किनार की जो नोक हो कैसी हो? पैनी। ये किनारे की जो नोक है कैसी है बच्चों? पैनी नोक। जिनमें पैनी नोक पाए किनारों में, चुभने वाली, तलवार की तरह। किसकी तरह? तलवार की तरह। सक्रिय पत्ती को तलवार की तरह बोलते हैं। ऐसे जिस प्रकार तलवार होती है ऐसे तिरछी, इस प्रकार से पैनी। तो पतली हमारी जो पत्ती है वो भी कैसी है? तलवार की तरह पैनी है। तो सक्रिय पत्ती का खरपतवार, और उसको क्या कहेंगे? सक्रिय पत्ती का खरपतवार कहेंगे। तो सक्रिय पत्ती खरपतवार एग्जाम्पल दूब घास, कांस, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। और आपकी छोटी पत्ती के जो है वो सेंजी, बथुआ, जंगली चौलाई, आप इनको डेली यूज में लेते हो, आपने देखा भी है। तो ये मेरे हिसाब से कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो ये आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। बाकी का जो चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो चैप्टर देखिए, इसमें क्या है, और अगला जो पॉइंट है नंबर 4 है इसका। देखिए इसमें देखते हैं, चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट है प्रजनन विधियों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? प्रजनन विधियों के आधार पर। नंबर 4 जो है वो है प्रजनन विधियों के आधार पर। अब प्रजनन विधियां कौन कौन सी होती हैं? प्रजनन अर्थात ये अपने जो पौधे, जो अपने जीव का जो वंश बनाए रखते हैं, ठीक है,
अपने जीव की उत्पत्ति करते हैं या नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं, तो इनके भी अलग अलग प्रकार के भागों से उत्पत्ति होती है। जैसे कुछ खरपतवार होते हैं जो बीजों से अपने पौधे का निर्माण करते हैं, और कुछ खरपतवार होते हैं जो वानस्पतिक भागों से, किससे, वानस्पतिक भागों से अपना पौधे का निर्माण करते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बीज और वानस्पतिक भाग दोनों से अपने जो पौधा होता है उसका निर्माण करते हैं। तो जो नंबर 4 चलेगा वो चलेगा वानस्पतिक या प्रजनन विधियों के आधार पर। किसके आधार पर? प्रजनन विधियों के आधार पर। नंबर 4 है प्रजनन विधियों के आधार पर। ठीक है, प्रजनन विधियों के आधार पर इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग होने वाले देखेंगे हम। सबसे पहला, बीज से उगने वाले पौधे। किससे? बीज से। बीज से प्रजनन। दूसरा है, पहला हो गया बीज से प्रजनन, दूसरा वानस्पतिक भाग से प्रजनन। दूसरा कौन सा है? वानस्पतिक भागों से प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है दोनों से प्रजनन। किस किस से? बीज व वानस्पतिक भागों से प्रजनन। बीज व वानस्पतिक। बीज व वानस्पतिक भागों से प्रजनन। ठीक है, तो सबसे पहला बीज से प्रजनन, दूसरा वानस्पतिक भागों से प्रजनन, तीसरा बीज और वानस्पतिक भागों से प्रजनन। अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे तो वो है कि जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, किसके आधार पर? प्रजनन विधियों जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जो होता है रिप्रोडक्शन बाय सीड, ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्शन बाय सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, बीज से वे पौधे जो अपना नए पौधे का निर्माण, वे पौधे जो अपने नए पौधे का निर्माण बीज द्वारा करते हो उसे क्या कहेंगे हम? बीज से प्रजनन होने वाले पौधे। किससे? बीज से प्रजनन होने वाले या बीज द्वारा प्रजनन होने वाले पौधे, या जिनमें बीज द्वारा प्रजनन पाया जाता है। तो एग्जाम्पल है उसमें बथुआ, सत्यानाशी और प्याजी। इसके एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल बथुआ, प्याजी। ठीक है, तो वे पौधे जो अपने नए पौधे का निर्माण, वे पौधे जो अपने नए पौधे का निर्माण किससे करते हो? बीज द्वारा करते हो। वे पौधे जो प्रजनन अर्थात अपने वंश की वृद्धि, अपने वंश को किस रूप से बनाए रखते हैं? बीज के द्वारा। अगर हमने इनका बीज खत्म कर दिया तो खरपतवार दोबारा नहीं उगेगा, ये दोबारा उगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रजनन क्षमता है वो किसमें है? बीज में है। अगर हम इसका बीज खत्म कर देंगे तो दोबारा ये खरपतवार नहीं उगेगा। इसलिए ये जो खरपतवार है, बीज से प्रजनन होने वाले खरपतवार, इनमें जो प्रजनन होता है वो बीज द्वारा पाया जाता है। अर्थात ये अपने वंश की जो वृद्धि होती है ये किसके द्वारा करते हैं? बीज के द्वारा करते हैं। जब तक इनमें बीज नहीं बनेगा इनसे नए पौधे का निर्माण भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है वानस्पतिक भागों द्वारा। किसके द्वारा? वानस्पतिक भागों द्वारा। तो उसमें है वानस्पतिक भाग कई होते हैं, जैसे जड़, कंद। ठीक है, तो जड़ जो होता है, जड़ के द्वारा जो होता है
वानस्पतिक भाग द्वारा प्रजनन वो होता है हिरणखुरी में, कंद द्वारा मोथे में, है ना, जड़ और कंद, और भी कई है सकर्स, तो वो भी लिख सकते हैं अपन। पहले तो अपन नेम से लिखेंगे। वानस्पतिक भाग का जो प्रजनन होता है वो कोई सा भाग हो सकता है, जैसे जड़ और कंद, ठीक है, जड़ और कंद। जड़ में आपके और कंद, जड़ और कंद ये दोनों बीज के वानस्पतिक पौधे के वानस्पतिक भाग हैं और वानस्पतिक भागों द्वारा ही प्रजनन पाया जाता है। इसमें आपको हिरणखुरी, है ना, और दूसरा जो है वो है मोथा। दूसरा कौन सा है? मोथा। तो हिरणखुरी द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। हिरणखुरी में किसके द्वारा होता है बच्चों? जड़ के द्वारा। और दूसरा जो मोथा है इसमें किसके द्वारा होता है? कंद के द्वारा। किसके द्वारा? कंद के द्वारा। तो अब इसको समझना आप, वे पौधे जो अपना जीवन चक्र वानस्पतिक भागों से पूरा करते हैं। अर्थात अगर पौधे को नए पौधे का निर्माण करना है, अगर हिरणखुरी को नए हिरणखुरी के पौधे का निर्माण करना है, तो उसके वानस्पतिक भाग से ही नया पौधा उग जाएगा। उसके वानस्पतिक भाग से ही नया पौधा उग जाएगा, आसानी से उग जाएगा। किसके द्वारा? वानस्पतिक भाग के द्वारा। जैसे वानस्पतिक भाग यानी उसका कायिक भाग, उसका शारीरिक भाग, जिसमें जड़, तना, पत्ती कोई सा भी भाग हो। पौधे का जड़, तना, पत्ती कोई सा भी भाग हो, अगर हमने उसको काट करके और अगर वैसे ही मिट्टी में गाड़ दिया तो उससे भी उसमें प्रजनन हो जाएगा, उससे भी उसका नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो वे पौधे जो अपने नए पौधे का निर्माण शारीरिक भाग से करते हैं, कायिक भाग से करते हैं, वानस्पतिक भाग से करते हैं। किसके द्वारा? शारीरिक भाग, कायिक भाग या वानस्पतिक भाग। इंग्लिश में फिजिकल पार्ट। किसके द्वारा? फिजिकल पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट। कौन सा? अगर वानस्पतिक हो तो वेजिटेटिव। कौन सा? वेजिटेटिव पार्ट। जिसके द्वारा अगर प्रजनन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वानस्पतिक प्रजनन पौधे कहलाएंगे। जिसमें आपका है जड़ के द्वारा अगर किसी पौधे का प्रजनन हो रहा है तो वो हिरणखुरी है, अगर कंद के द्वारा हो रहा है तो वो मोथा है। इस प्रकार से और भी है, अगर और आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सकर्स। सकर्स जो आपने देखा होगा दूब घास में निकलते ना, दूब घास सकर्स, दूब घास में होता है उसका राइजोम कांस में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है अपना बीज और वानस्पतिक भाग। बीज और वानस्पतिक भाग, तो इसमें ऐसे कौन से जो है पौधे हैं जो बीज और वानस्पतिक भागों से उग सकते हैं? बीज और वानस्पतिक भागों से उग सकते हैं। अगर बीज उग जाएगा तो भी उसमें नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, और नहीं उगेगा तो भी उसमें नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। सबसे पहला आता है इसमें 1 नंबर पे दूब घास। क्या आता है? दूब घास। यहां पे आप इसका जो होता है वो होता है सकर्स के द्वारा, दूब घास, ठीक है। और यहाँ बीज के द्वारा भी दूब घास का प्रजनन होता है। किसके द्वारा? बीज के द्वारा भी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने लिखा नहीं है इसको तीनों जगह पे, लेकिन ये जो ऐसी घास है, दूब घास, कांस, ये ऐसे पौधे हैं जिनका वानस्पतिक जो प्रवर्धन है, ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन जो है वो बीज के द्वारा भी होता है और वानस्पतिक भाग के द्वारा भी होता है। इनका जो प्रजनन है किसके द्वारा? बीज के द्वारा भी हो सकता है और वानस्पतिक भाग के द्वारा भी हो सकता है। अर्थात अगर इनको बढ़ने का पर्याप्त समय मिल गया तो ये अपने बीज से नए पौधे का निर्माण करेंगे। और मान लीजिए हमने ये सोचा कि इसमें बीज नहीं उगने देते हैं, हमने निराई गुड़ाई करके और 30 से 35 दिनों पे इनको उखाड़ करके और खेत के बाहर डाल दिया, खेत के बाहर डाल दिया, क्या समझेंगे कि अब ये दोबारा उगने वाले नहीं है। लेकिन होता क्या है, उखाड़ते समय अगर पौधे का कोई सा भी भाग टूट करके अगर नीचे गिर जाता है मिट्टी में, वो वापस से उग जाता है, पौधे का वो भाग ही वापस से उग जाता है। तो वो कैसे उगता है? आप सोचते हो कि इसमें तो बीज बने ही नहीं, फिर कैसे उग गया? तो कई खरपतवार के पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती,
वो अपने शरीर से भी नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, अपने वानस्पतिक भाग से भी नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो बीज के द्वारा करते हैं, बीज द्वारा प्रजनन हो गया, जो अपने वानस्पतिक विधि होती है उसके द्वारा करते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन हो गया, और जो बीज और वानस्पतिक भाग दोनों द्वारा करते हैं तो वो बीज और वानस्पतिक प्रजनन हो गया। तो कई पौधे ऐसे हैं जो जिनमें बीज भी पाया जाता है और वानस्पतिक भाग के द्वारा भी वो प्रजनन करते हैं। तो आज का था ये 4 पॉइंट, बाकी के 2 पॉइंट हम कल लिखाएंगे आपको। तो आज जो लिखा है आप इसको याद करना ढंग से, और जितने भी खरपतवार हैं इन सबके वैज्ञानिक नाम आपकी 12th की बुक में हैं, और ये क्लासिफिकेशन भी आपके शायद 11th या 12th की बुक में है। तो आप इसको याद करें ढंग से, इसको ढंग से याद करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आगे बीएससी में इसका अलग से विषय हो जाएगा खरपतवारों का, वीड साइंस अलग से विषय बन जाएगा, वीड साइंस अलग से बुक आएगी इसकी। इसलिए जितना इसको अभी पढ़ लोगे उतना आपके लिए फेवरेबल है, आपके बीएससी में ये बहुत काम आने वाला है। तो आज के लिए मैं उम्मीद करूंगा बहुत हो गया आज, तो कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। केमिस्ट्री की क्लास के लिए रेगुलर बने रहिए, बीएचयू की क्लास रेगुलर लीजिए, और वे विद्यार्थी जो हमारी क्लास में आज ही जिन्होंने हमारी क्लास देखी है, और वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके लेफ्ट में बेल आइकन है लाल घंटी वाला बटन, उसको आप दबा दीजिए, और लाइक वाला है ऐसे अंगूठे वाला, उसको दबाइए। इन तीनों काम से आप जब हमारी क्लास अगले दिन डलेगी, अगली जो हमारी क्लास डलेगी वो क्लास आपको स्वतः ही मिल जाएगी, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जितने विद्यार्थियों तक आप हमारी कक्षा को पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाइए आप, आपसे रिक्वेस्ट है ये। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। शुभ दिन, थैंक यू।